नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 31 जनवरी 2023 की और आज के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी फॉरेस्ट का क्या स्टेटस चल रहा है उसके ऊपर। आदित्य L1 जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी है और ये काफी देखने को भी मिल रहा है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल, मैन्युफैक्चर्ड सैंड और न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी आप जैसे कि जानते हैं कि इजिप्शियन के जो प्रेसिडेंट है हमारे अब्देल फतेह अल सीसी, वो अभी जो है रिपब्लिक डे की परेड में भारत भी आए थे। और जब वो भारत आए तो उन्होंने काफी सारे जो है यहाँ पर अग्रीमेंट्स, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर अग्रीमेंट्स को साइन किया है। तो हमेशा से इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं उन्होंने यहाँ पर दोबारा से इस चीज का समर्थन दोहराया है कि हमें क्या करना चाहिए। दोबारा से हम लोगों को नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो काफी ज्यादा चला भी था, भारत और इजिप्ट ने जो है इसको स्टार्ट भी करा था, कि आप किसी के फेवर में नहीं हो। जब आप भी जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद ही जो है ये डिसाइड हुआ था कि अब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक मेन पावर बन गई यूएसए और एक मेन पावर बन गई यूएसएसआर। तो अब किसकी तरफ जाए? अब पूरा वर्ल्ड तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो अब हम किसकी तरफ यहाँ पे फोकस करें? तो उसी के लिए यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि हम किसी की तरफ नहीं, हम गुट निरपेक्ष अलाइंड नहीं है किसी की भी तरफ। ना हम यूएसए की तरफ, ना हम अपने यूएसएसआर की तरफ। हम अपने हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले जो है, ये दोनों राष्ट्र जो है उस समय जो है स्वतंत्र हुए थे, अपने अपने पक्ष के लिए लड़ रहे थे। और जब यहाँ पर भारत स्वतंत्र होता है तब यहाँ पर भारत को भी अप्रोच किया गया था कि कम्युनिज्म मॉडल जो है, कम्युनिस्ट भारत बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं भारत जो है यहाँ पर इस तरीके के नहीं माना और भारत ने अपने दम पर एक समाजवादी मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल। और भारत का सोशलिस्ट मॉडल भी कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लिखो इस वर्ड को, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि हमारा यहाँ पर हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और जितनी भी हमारी कोशिशें होती हैं, जितना भी आगे बढ़ने के स्टेप्स होते हैं, वो सब सिर्फ सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं हर एक प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल इसके अंदर पूछा जा सकता है, मतलब भारत का ब्रांड क्या है सोशलिज्म का, तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों ही कंट्रीज ने, भारत हो चाहे इजिप्ट हो, दोनों ही किसी गुट में शामिल नहीं होते, क्योंकि अगर उनको पता था कि अब क्या होगा अगर किसी भी यहाँ पर जो है किसी भी गुट में शामिल हो गए, या तो हम यूएसए या यूएसएसआर की तरफ, तो फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी आगे इनको खींचा जाएगा। तो दोनों जो राष्ट्र थे उसी समय इंडिपेंडेंट हुए थे और इन्होंने डिसाइड करा कि हम पूरे के पूरे भारत में, या भारत जो है बाकी देशों के साथ एक बिल्कुल शांतिपूर्वक रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम किसी के भी साथ नहीं जुड़े। और तभी जो है गुट निरपेक्ष जैसी चीज जो है वो आंदोलन अस्तित्व में आता है। और ये अस्तित्व में जब आता है तो ये यही कहता है कि क्या होगा, अब किसी के भी साथ आप नहीं जुड़ने वाले। और आज के समय में इसके अंदर मैं बात करूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य जुड़ चुके हैं, तो काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर 120 सदस्य इसका पूरा पार्टिसिपेंट भी बन चुके हैं। इसी के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर, भारत और चीन में अगर हमें संबंध भी सुधारने हैं तो उसके लिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चाइना के साथ एक पंचशील ट्रीटी का भी समझौता किया था। पंचशील ट्रीटी 1954 में साइन की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नाम की भी गाइडलाइंस बन के तैयार हुई। अगर मैं बात करूं कि पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, पंचशील प्रिंसिपल्स किस रूप में यहाँ पर बात करते हैं,
उसके नाम क्या है? तो भाई इंग्लिश में लिख देती हूँ, फिर हिंदी में भी मैं बता दूंगी आपको। 5 प्रिंसिपल है। पहला है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, एक दूसरे को अग्रेशन नहीं दिखाना, दोनों ने एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करने हैं दोनों देशों ने। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पढ़ेंगे सब लोग। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे को आक्रामकता नहीं दिखानी है, पारस्परिक लाभ के लिए समानता लेके आनी है दोनों ने, और क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का बिल्कुल सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक अस्तित्व में रहना है। ये डिसाइड किया गया। ठीक है, तो आप ये पूरा नोट कर लो, इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब आइडिया जरूर मैं कहूंगी हर एक को होना चाहिए। आज यहाँ पर 120 कंट्रीज यहाँ पे जो जुड़ चुके हैं, काफी बड़ा है ये। मतलब अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो उसके बाद से काफी बड़ा है ये, शुरू हो गया था। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो 1955 बेलग्रेड में स्टार्ट हुई थी। 1961 में फिर इसको जो है फिर बाद में प्रॉपर करवाया गया था। और बेलग्रेड की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की जाती है। फॉर्मली प्रॉपर जो हुई थी वो बेलग्रेड। अब आप सोचेंगे बेलग्रेड कहाँ है भाई, तो ये है युगोस्लाविया, युगोस्लाविया, बेलग्रेड। ठीक है भाई, बेलग्रेड जो है, सॉरी ये बेलग्रेड जो है ये कहाँ पर है, ये में है, सर्बिया में। ठीक है, ये सर्बिया की ही कैपिटल भी है। तो इस तरीके से ये बनाई जाती है। और युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आते हैं, भारत के प्रेसिडेंट भी आते हैं। उस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उस समय के बता रही हूँ मैं, अभी के नहीं, वो थे गमाल अब्देल नासिर। ये भी थे, घाना के प्रेसिडेंट थे, और इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट थे। तो सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर डिसाइड किया और ऐसे करके ये क्रिएट हो गई। और आप अगर बात करूं अभी तो 55% जो पॉपुलेशन है वो इसी अभी 120 कंट्रीज मिलकर के यहाँ पे आ चुकी है इस पूरे के लिए। इस पूरे का सेटअप यही है, यही कहता है कि हमें क्या प्रमोट करना है यहाँ पर। एक आइडियोलॉजी प्रमोट करनी है, एक विचारधारा को प्रमोट करना है कि जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि देखो यार दोनों कंट्री परमाणु बनाएगी, यूएसए अगर यूएसएसआर भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए, तो उसका हमें क्या करना है, निरस्त्रीकरण करना है। ठीक है, सारे वेपन्स का, सारे हथियारों को नहीं मानना है। और औपनिवेशवाद जो है यहाँ पर, जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद यहाँ पे चल रहा है, उसका विरोध करते चलना है। और नस्लीय भेदभाव, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, काले गोरे का भेदभाव, वो भी अपोज करना है। उन्होंने बर्लिन और कॉन्गो में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में बात किया था। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर प्रमोट हुई थी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, इन सब चीजों के लिए बनाई गई थी। काफी सही आइडियोलॉजी की तरह इसको डिसाइड किया गया था, और काफी इन्होंने काम भी इस चीज के लिए करे हैं। राइट। लेकिन आज के समय की बात करूं तो यार अभी कुछ तो इसमें अभी भी कमी चल रही है। क्या है ना, देखो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो यूएस और यूएसएसआर निकल गए थे, लेकिन आज के टाइम की मैं बात करूं तो एक ध्रुवीय दुनिया है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो वर्चस्व किसका चल रहा है, यूएसए का, है ना, ये तो आप मानते हैं। तो अभी उतना ज्यादा जो है ये काम नहीं कर पा रहा है। और बहुपक्षवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे ब्रिक्स, एससीओ, G20। अभी खुद हम G20 का यहाँ पर जो है वो सबमिट कर रहे हैं। हम एससीओ का भी सबमिट यहाँ पे कर रहे हैं, मई में स्टार्ट होगा। ब्रिक्स में इंडिया में है, क्वाड है, I2U2 है, ये भी बनाए गए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे जो कि अपने आप ही नाम से बढ़िया अपना खुद से सॉल्व करने को तैयार है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर जो तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं हैं, जैसे कि एशिया की, अफ्रीका की, वो ज्यादा यहाँ पर समेट नहीं पाया नाम। यहाँ पर रोहिंग्या का क्राइसिस आया बांग्लादेश में, आईएसआईएस का आया, नहीं उतना ज्यादा कर पाया। वेस्टर्न सहारा में प्रॉब्लम आई थी, यूएस की फॉरेन पॉलिसी था। तो काफी चीजों में यहाँ पर ये इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये उस प्रकार से चीजों को यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाया है। तो ये इसमें एक आप कह सकते हो कि इसका आज के समय का एक ड्रॉबैक है। और बहुत सारी जो नेशंस है वो अपने आप को नेटो, क्वाड, I2U2 ऐसे चीजों की तरफ फोकस कर रही है आज के समय में। प्लस नाम जो है यहाँ पर वो जो मेन इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक्स है,
आज का टॉपिक क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट में चेंज, आतंकवाद, मानवीय संकट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इन सब चीजों को संबोधित करने में काफी विफल रहा है। और नाम यहाँ पर जो है वो मानव अधिकारों के उल्लंघन को भी नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति उसमें देखी गई है। ये सब चीजें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट है यहाँ पर। प्लस साथ ही साथ जो नाम है, उन्होंने यहाँ पर हथियारों की जो होड़ हुई है उसको रोक भी नहीं पाया और परमाणु प्रसार को भी समाप्त नहीं कर पाया। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली है किसमें, हमें नाम मूवमेंट में। अगर मैं आज के टाइम बात करूं, देखो ऐसा नहीं है कि अगर नाम मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो प्रॉपरली वो सक्सेसफुल है ही नहीं। आज भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे चलो रशिया और यूएस का नहीं उतना हो रहा, ठीक है, लेकिन आप भी जानते हैं कि चलो ये रशिया यूएसए चाहे नहीं हो रहा, लेकिन चाइना और यूएस से तो राइजिंग अप हो रहे हैं ना। कॉलोनियलिज्म तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे अब चाइना है, चाइना अपना कौन सा इनिशिएटिव ला रहा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आ रहा है। अब ये भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर शक्तिशाली और अमीर देश बनते जा रहे हैं ये भी। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये अपने आप को साबित करने के लिए लोगों के मामलों में, बाहरी मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करते जा रहे हैं। और राष्ट्र जो है अब इनका यहाँ पर काफी फेवर में भी करा। तो अब यहाँ पे नाम की जो रेलिवेंस है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष सिद्धांत यहाँ पर बनते जा रहे हैं। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, और जो है नाम यहाँ पर इकट्ठा हो करके WTO, WHO, उन सब के साथ यहाँ पर जो भी सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। तो ये जो पूरा एक आंदोलन एक ऐसा मंच बन सकता है जहां पे सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर को यहाँ पे दिखा सकता है और बहुपक्षीय मंच पर अपना जो है प्रदर्शक करने के रूप में साबित हो सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें इसमें साबित की जा सकती हैं। अब जो है थोड़ा सा यही मैं कहूंगी कि नाम को अपनी जो लक्ष्य है ना वो दोबारा से दिखाने की जरूरत है, दोबारा से उसको परिभाषित करने की जरूरत है। जो नॉर्मल कॉमन इश्यूज है, जैसे कि जलवायु, आज के समय के जो इश्यूज है, पहले जो था वो तो अलग बात है, जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आपदा प्रबंधन, ऐसे मुद्दों पर भी अपनी चर्चा करनी है। ऐसे उनके लिए भी एक गुट बनाने की जरूरत है और ज्यादा अग्रीमेंट्स करने की जरूरत है। और इंडिया इसके अंदर काफी बड़ा बन सकता है। इंडिया इसमें 120 देशों का नेता बन के बाहर निकल सकता है और अपनी आवाज उठा सकता है। तो जो आपका मेंस का एग्जाम है, मेंस एग्जाम में अगर आप कोई भी प्रिपेयर कर रही हो मेंस के लिए, तो आपको ये पूरा याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस पूरे मेंस में आपका नाम का क्या रेलिवेंस है, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ नाम इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज के समय में नाम की क्या यहाँ पे भूमिका है, ये सवाल बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पर फॉरेस्ट का स्टेटस। भारत में वनों की क्या स्थिति बनी हुई है? अभी क्या है, जो राज्य है उनका वन क्षेत्र गुणवत्ता, उनमें सुधार के लक्ष्य से काफी पीछे हो गए हैं। पहले कोशिश काफी चल रही थी। हम जो यहाँ पे सोच रहे थे कि हमें ट्रीज की क्वालिटी, ट्रीज का कवर है ना, जो उनकी संख्या, उनकी गुणवत्ता, वो बढ़ाने की सोची थी हम लोगों ने। कौन सा मिशन लेके आए थे उसके लिए? भारत हरित भारत मिशन, हरित भारत मिशन लेके आए थे, लेकिन नहीं हो पाया सक्सेसफुल। जो हम लोग यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लेके आए थे, जिसका राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन जो हम लेके आए थे, उसमें ही एक कॉन्सेप्ट था हरित भारत का। ये कोशिश की गई थी मिशन में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका उद्देश्य तो था कि हम लोग यहाँ पर रक्षा, इनमें वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन पे काम करना, इस पे कोशिश तो की गई थी। बट अभी प्रेजेंट अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो वो स्टेटस उतना उस तरीके से निकल के नहीं आ पाया है जिस चीज की उम्मीद की गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो भाई देखो, ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है लेके आना। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। कौन लेकर के आता है? भारत वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके अंडर आता है ये? हमारी MOEFCC, शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है। यहाँ पे ये कहता है कि भाई जो भारत के वन है यहाँ पर, और वन के जो संसाधन है उनकी निगरानी देखी जा रही है, और ये द्विप्रकाशन है, पूरे 2 साल बाद आती है, और इसको हम ISFR के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। पहली बार ये
87 में आई थी, अभी लास्ट 2021 में आई है 17th नंबर की। और ये वैसे एक्चुअली में ये आई तो 2021 के लिए थी, लेकिन ये 2022 में पब्लिश की गई क्योंकि 2021 में कोविड का जो है सिनेरियो बहुत ज्यादा बुरा चल रहा था, आप सब लोग भी जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिपोर्ट है जिसने इंडिया में यहाँ पर काफी बड़ी पिक्चर हमारे फॉरेस्ट की निकाल के लेके आए हैं। और भारत की जो वन रिपोर्ट है 2021 में जो प्रस्तुत की गई उसने यही बताया था कि हम लोग किन किन चीजों का, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, प्लॉट यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम लोग पूरे इंडिया पे ही तैयार कर सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट थी, याद रखिएगा इसको। ये रिपोर्ट आपसे सवाल क्या करेगा कि ये रिपोर्ट कितने सालों में आती है। ये रिपोर्ट 2 सालों में एक बार पब्लिश की जाती है। ये पूरे भारत का जितना भी वन है वहां पे उसकी योजना कैसे है, कहाँ पर है, प्रबंधन कैसे है, उनका आकलन कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ तैयार करती है। प्लस ये इंडिया को पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी बताती है कि भाई जितने भी हमारी वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी ये तालमेल बिठाने में मदद करती है। ठीक है। और हमें जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको रिसर्च वर्क भी करना होता है। तो वो रिसर्च वर्क करना है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज का क्या सिस्टम है उसको देखने के लिए हमें ये एक रिपोर्ट रेफरेंस की तरह काम करती है। अगर मैं आज बात करूं तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, जैसे कि प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन का एरिया जो है, जो नेचुरल तरीके से थे वो अब श्रंक हो गए हैं, करीब करीब 1500 किलोमीटर, या फिर मैं ये 1582 है तो मतलब आप 1600 किलोमीटर ही मान के चलो, 1600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रिड्यूस हो चुका है। ठीक है। लेकिन जो स्क्रब एरिया होता है, छोटी छोटी झाड़ियों का जो एरिया होता है वो बड़ा है यहाँ पर। ठीक है। और फॉरेस्ट कवर की बात करूं, पूरा एक घना जंगल के रूप में वो पूरे इंडिया में बात करें तो करीब 1000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे बड़ा है, और नॉर्थ ईस्टर्न में काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर बात करें कि अगर इसी चीज में कमी आई है तो क्यों कमी देखने को मिली है। कमी आई क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन और भारी बारिश का आना, प्लस मानव की एक्टिविटीज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वो भी ज्यादा देखने को मिली है, जैसे कि कृषि, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव, पेड़ों की कटाई, ये चीजें ज्यादा देखने को मिली है ना। इनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। आप देखो यहाँ पर ये प्री कवर की बात हो रही है कि कितना यहाँ पर ग्रोथ हुई है, इस तरीके से ये एक आकलन है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज्यादा अमाउंट में ग्रो हुआ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से, वो इसी प्रकार का आता है कि 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके मेजर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थे। तो जो मैंने आपको ये पूरी रिपोर्ट बताई है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ही पूरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ये अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रही हैं तो जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंग ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ये पूरा डेटा एक तैयार करके देती है और आगे चल के बताती है कि भाई देखो, अगर मैं इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इस पूरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर बढ़ा है कहाँ पर। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में भी पूछ चुकी है, ये क्वेश्चन आगे भी बन सकता है यूपीपीसी से हर एग्जाम में, कि कहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। इसको प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में लिखो सब लोग अपने नोट्स में, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आंसर है मिजोरम, अरुणाचल। ये दो एरिया में फॉरेस्ट का जो कवर होता है वो बड़ा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने ये भी बताया है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स कहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, वो है ओडिशा। मैं ये नहीं कह रही ओडिशा में सबसे ज्यादा है, नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि ओडिशा में मैंग्रोव्स का कवर इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले। समझ रहे हो बात को। इन्होंने ये भी बताया है कि बैम्बू का जो हमारा पूरा एक बैम्बू होता है, वो बैम्बू के पेड़ों में भी इंक्रीमेंट आई है। ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया, काफी ज्यादा अमाउंट में आई है, तो ये तो खैर अच्छी चीज है। ठीक है। और इन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व भी काफी ज्यादा बड़े हैं। और इन्होंने यही बताया है कि जो ये पूरी रिपोर्ट है, अगर हम पूरे एक ओवरव्यू की बात करूं, मैं अगर पीआईबी से इंफॉर्मेशन लेकर के आपको पूरा एक ओवरव्यू दूं जो मैंने खुद से पूरी पढ़ी है रिपोर्ट, उसके हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट आई है आज के समय में। लेकिन जो सोची थी उस हिसाब से अभी भी नहीं आई। समझ रहे हो। जो सोची थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, पूरे भारत का, मैं ये नहीं कह रही कि कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, नहीं, मिजोरम में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा,
और फिर महाराष्ट्र। ये आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है ये क्वेश्चन। अब हो सकता है ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा घना फॉरेस्ट कहाँ पर है। घना, पूरा एक ऐसा कॉरिडोर जो घना चल रहा है, वो करीब 850 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है। प्लीज लिखिए इसको। कान्हा से लेके, कान्हा नेशनल पार्क याद आ गया, मध्य प्रदेश वाला, वहां से लेकर के तदोबा, तदोबा इंद्रावती कॉरिडोर, यहाँ पे पूरा एरिया है जो कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे भारत के घने जंगल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिले हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी एक फॉरेस्ट की पूरी कैनोपी है, सबसे बड़ा एरिया है वहां पर, है ना, जिसमें घने फॉरेस्ट से मेरा मतलब है कम से कम वहां पे घनत्व उनका 70% से ज्यादा है ट्रीज का, उसे हम कहते हैं। ये चीज आ सकता है। और हो सकता है आपका मेंस के एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है उसको बताओ और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए, ऐसा एक सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, मैं बहुत डिटेल में चीजें समझा रही हूँ, आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि जो जो मेरे लेक्चर सुनते हैं स्टूडेंट, एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करके बताएं कि उनको कितना समझ आ रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। आप लोगों ने मेरा फेस भी कभी नहीं देखा है, ठीक है, पर आई वॉन्ट कि आपका, मैं यहाँ पे जरूर एक वीडियो बनाऊंगी अपनी फेस के साथ, और आप ऐसा चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा इंटरेक्शन करें, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या डाउट है, किस तरीके की चीजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंटरेक्टिव बनाइए, थोड़ा बताइए मुझे उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का आदित्य L1। आदित्य एक L1 मिशन है भारत का, भारत का खुद का पहला ऐसा मिशन है कि हमें जिसमें सन को और सोलर कोरोना को जो है वो स्टडी करना है। नाम क्या है, आदित्य L1। इसको अभी रिसेंटली कंफर्म किया गया है कि 2023 में हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले। जो सन की सतह के ऊपर जो वहां का प्रकाश है, वहां का क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है, बिल्कुल सेंटर है, सबको स्टडी किया जाएगा। ये यहाँ पर अभी किसको यहाँ पे दिया गया है, इसरो को। इसरो के चेयरमैन ने अभी इसको कंफर्म किया कि भारत का पहला सन का मिशन जो है वो तैयार होगा, जुलाई 2023 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। आदित्य L1 मिशन क्या करेंगे, जो इसरो है ना वो सैटेलाइट को L1 ऑर्बिट में छोड़ेगा, जहां पे सन की स्टडी की जाएगी, ठीक है। ये यही तैयार किया जाएगा। लगार्जियन पॉइंट है जहां पर, वो उसमें डिसाइड किया जाएगा। इसके अंदर पूरे 7 पेलोड तैयार किए गए, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि विजिबल एमिशन लाइन बना के तैयार करनी है, जो कि एक बेंगलुरु का यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, इसको तैयार करके देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर तैयार किया गया। अब यहाँ पर एक नई एक छवि तैयार की गई है जिसका नाम है विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। मतलब इसकी फुल फॉर्म है, ये इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहते हैं। ये यहाँ पर जो है वो सोलर को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उसके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत ज्यादा कामयाब है। तो ये एक नया डिवाइस यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जो इसमें तैयार करके आएगा, ठीक है। L1 क्लियर हो गया, यहाँ पे पहुंचेगा। और ये L1 का जो प्रोजेक्ट है ये 400 किलोग्राम का है करीब करीब। इसका नाम जो है आदित्य L1 मिशन इसको रखा गया है। और आदित्य यहाँ पर संस्कृत नेम है ना आदित्य, क्या किसका नाम है संस्कृत, सन का, सूर्य का संस्कृत नेम क्या होता है, आदित्य होता है, तो वहीं से ये नाम आया है। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा PSLV के माध्यम से, ठीक है। 7 पेलोड्स होंगे, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होगी सन की उसको स्टडी करने के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें एक पॉइंट आ रहा है लेग्रांजियन पॉइंट। क्या होते हैं, देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे आप सैटेलाइट को रख सकते हो। लेग्रांजे ने ये डिस्कवर किए थे, उन्हीं के नाम पे ये रख दिए गए हैं। अगर 5 पॉइंट्स है उनमें से तो 3 ऐसे हैं जो अनस्टेबल है, अस्थिर है, लेकिन 2 स्टेबल है जहां पे हम उनको रख सकते हैं। अनस्टेबल L1 L2 एंड L3 है। और अनस्टेबल मतलब कि अगर वहां पे चले गए, अगर आपने वहां पे प्लेस कर दिया लाइट उसको, सैटेलाइट को, तो अल्टीमेटली सैटेलाइट जो है ऑर्बिट को तोड़ करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां पे अर्थ का, सन का, मून का, सबका बैलेंस देखने को मिलता है। 5 है जो अनस्टेबल से है।
लेकिन दो स्टेबल हैं जो कि L4 और L5 है। ये सवाल में पूछा जा सकता है लेग्रांजे पॉइंट कौन से स्टेबल हैं। L4 एंड L5 यहाँ पर स्टेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहां पे आप रिमेन कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा फ्यूल भी नहीं देना पड़ेगा और वहां पे आप उसको स्टे करके रखवा सकते हो, ठीक है ना, फ्यूल बहुत ज्यादा देना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप सन का व्यू स्टार्ट करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। हमारे एक तो हमें सन के आसपास की पूरा देखने को मिलेगा, क्रोमोस्फोर, कोरोना, ये सब देखने को मिलेगा। उसमें जो जो पॉइंट्स है वहां पर सोलर फ्लेयर जो आती है उसका पैटर्न क्या है, सब यहाँ पे चेक करेगा। VELC के माध्यम से हम ये सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। हमें पता चलेगा कि जो सन से होने वाली गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से। आज भी फिजिक्स में, सोलर फिजिक्स की मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी गुत्थियां जो अभी तक सुलझाई नहीं गई है। जो अनसुलझी गुत्थियां है ना, वो यहाँ पर तैयार की जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि फोटोज को बहुत नियरली, क्लियरली यहाँ पे देखा जाए। इमेजिंग भी निकालेगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी निकालेगा, हर एक लेवल ऑफ डिटेल को हमें तैयार करके देगा। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है जिसको और सन के ऊपर मिशन किए हैं? बिल्कुल, नासा ने भी किया है। यहाँ पर नासा के मिशन का नाम था पार्कर सोलर प्रोब, जिनका ये मिशन था कि सन अपनी हीट जो है वो कैसे यहाँ पर एसिलरेट करता है, सन की हीट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही एक और मिशन भी है जो कि नासा ने और जर्मनी ने मिल करके स्टार्ट किया था, जिसका नाम था, ये लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, हेलियोस 2 सोलर प्रोब, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर के किया था। 43 किलोमीटर मिलियन अंदर तक जा करके तैयारी देखनी थी, सोचना था कि किस तरीके से ये अंदर की तरफ जाएगा। तो ये है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल, ये क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ आर्टिकल है आपका नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, जो हमारा केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय है, जिसके हेड है हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने नई दिल्ली में यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जो भी पोर्ट्स हैं, शिपिंग है, वाटरवेज है, उन सब का यहाँ पर एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें कोई भी लॉजिस्टिक का सामान, कोई भी, उसका आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिलेगा। जैसे सारे के सारे करंट अफेयर्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, ऐसे ही यहाँ पर भी पूरा आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिलेगा, जहां पर आपको कुछ भी चेक करना है, कहाँ तक पहुंचा, क्या है। लॉजिस्टिक सेक्टर जो होता है ना, सामान का जो सेक्टर होता है, क्योंकि सामान के सेक्टर में डिले बहुत ज्यादा होता रहता है, तो सामान के सेक्टर में जो डिले है उसको रोकने के लिए ये स्टेप यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये लिया गया, सिंगल विंडो होगी, पूरे देश का एक साथ लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र होगा, एकल होगा, जिसमें सड़क मार्ग, वायु मार्ग और ई मार्केट प्लेस, हर जगह पे आपको लॉजिस्टिक सेवाएं जो है एक ही जगह पे मिलेगी। ओपन प्लेटफॉर्म है, सब लोग यहाँ पर आके कनेक्ट हो सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है वो आप इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसने काफी सारे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम में, उनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे स्टार्ट किया है, और पेपरलेस कर देगा, ये कागज रहित बनाएगा व्यापार को। जितनी भी और प्रॉब्लम्स आती हैं, जटिलताएं आती है, जटिलताएं क्या चीज होती है जो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि एक जगह पे हो रहा है, दूसरी जगह पे नहीं हो रहा, या कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें एक साथ तैयार हो जाएंगी। तो आप समझते हैं ना, जब एक चीजें, सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाती हैं तो हमें बहुत इजी हो जाती है चीजों को सॉर्ट आउट करना। वरना क्या है, डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। तो अगर डिफिकल्टी बढ़ रही है तो उसको सॉर्ट करने का तरीका क्या, सब चीज एक साथ कर दो, है ना। इन्होंने यहाँ पर पता है ऐसे तैयार करा है, अभी जो पूरा हुआ है इसका एक्टिविटीज का, डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे हो जाएंगे सारे। तो जो जितना भी कैरियर है, कितना कैरियर्स आपको पता है, वाहक बहुत है, कार्गो सामान जाता है, बैंक का होता है और पैसों का पूरा लेन देन होता है, वो सारी चीजें एक ही जगह पे कर दी जाएंगी। और हर एक को यहाँ पर एक से लेकर दूसरे तक, सिरे तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सिरा पूरा एक साथ हो जाएगा, और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से होगा। हर एक को पारदर्शिता मिलेगी और स्पीड बहुत बढ़ेगी यहाँ पर, है ना। तो सबके एक ही प्लेटफॉर्म अगर तैयार कर दिया जाएगा तो आपको एंड टू एंड जो फैसिलिटीज होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, सब चीजें एक साथ मिलेंगी। जो भी शिपमेंट है वो कहाँ तक पहुंचा है, हर स्टेज में उसकी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, एक ही जगह पर हर व्यक्ति कर सकता है। जो जो उससे जुड़ा हुआ है वो कोई भी वहां पर चेक कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हर एक को पता होगा ना कितना कितना क्या चल रहा है, सबको पता होगा कितना कितना क्या चल रहा है, तो यहाँ पर कंपटीशन जो है वो भी इंक्रीज होगा सिर्फ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का होगा, हर चीज का मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाएगा, पेपरलेस यहाँ पे चीजें होंगी, कॉस्ट यहाँ पे कम होगी, और जो चीजें
हम ट्रेड के मामले में जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूशन जल्दी होगा। तो एग्जीक्यूशन की काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से काफी अच्छा डिसीजन लिया गया है ये वाला। ऐसे डिसीजंस और आगे लेने चाहिए, बढ़ने ही चाहिए, है ना। ये चीजें बढ़ेंगी तो काफी चीजें बेटर होती है इन चीजों से ही। इसी इसी चीजों से बढ़ते हुए आगे आप कहो कि एक जो आवाजाही होती है ना, सामान की, चीजों की, वो एक जगह पे सेट होनी शुरू हो जाती है। तो इसी से इंप्रूवमेंट आती है फिर ट्रेड के मामले में, राइट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैं आपको यहाँ पे शायद मैं पिक्चर डालना भूल गई इधर। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है यहाँ पर होती है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होती है, वो एक तरीके से अभी कोल इंडिया जो है वो उसको लेकर के आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर उसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, और नाम है उसका मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो सैंड की मैन्युफैक्चर जो है यहाँ पर, ये क्या मतलब है कि मतलब आप सैंड को यहाँ पर विनिर्मित करेंगे या क्या कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड यहाँ पर है क्या चीज, तो देखो भाई, अभी नया कॉन्सेप्ट आया है ये। और क्या होता है ना कि जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सैंड के अंदर छोटे, मतलब बहुत मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं, उसको आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्टिकल में इंक्लूड कर दोगे। ठीक है। ये रिवर सैंड का एक सब्स्टिट्यूट है, जो कि आप मोर्टार बनाने में, कंक्रीट बनाने में यूज कर सकते हो। और इसका शेप भी सही है, इसकी काफी जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी ना, वो काफी अच्छी प्रोवाइड करेगी। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक एम सैंड के नाम से आया है, नया तरीके से स्टार्ट किया गया है, और एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है ये। कोल इंडिया लिमिटेड इसको कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी बता दूं। कोल इंडिया लिमिटेड अपना बहुत अच्छे से काम आज के समय में कर रही है। ये भी आ सकता है, कोल के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं कोल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो कॉस्ट की बहुत कम हो जाएगी। इसका जो एक होता है ना ग्रेन का साइज होता है, जो छोटा छोटा सा, जो एक उसके अंदर जो एक ग्रेन होती है, इसका साइज जो है वो और कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको इजी हो जाएगा। और आप जो नेचुरल सैंड जो मिलती है, उसके जो हम खुदाइयां करते हैं, वो यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो कम हो जाएगा। प्लस इसका खास बात ये है कि ये पानी बहुत कम पीती है। तो यहाँ पर वाटर की जो कंजप्शन है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। ये काफी अच्छा है यहाँ पर। देखो सैंड की अगर मैं बात करूँ तो वो एक माइनर मिनरल के रूप में आता है। अगर इस 1957 के एक्ट में बात करूँ तो उसमें क्या है कि माइनर मिनरल जो है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट चेक करती है अपने स्टेट के रूल के हिसाब से। हाई डिमांड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर सैंड माइनिंग पे बैन लगा देना, ये सब चीजें काफी चलती रहती है। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड बहुत ओवरबर्डन नहीं होती, और एनवायरमेंट के लिए यहाँ पर सही रहती है। ठीक है। तो इस तरीके की एक जो है मैन्युफैक्चर सैंड कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। इसके बारे में भी आपको पूरा बस मैं बता रही हूँ, जो आपको बताया जा रहा है उतना आप उसमें पढ़ लीजिएगा। और इसके मैंने बेनिफिट्स आपको बताए ही हैं, वही लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसको बस एक लिखी की लैंग्वेज में लिखा, जो समझाया वही बात है। लागत इसकी काफी कम रहती है, काफी कम पैसों में आप इसको ज्यादा बड़ी मात्रा में उसकी उपज कर सकते हो। इसमें स्थिरता भी काफी बनी रहती है, क्योंकि इसका एक समान दानेदार होते हैं इसके अंदर। तो आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, अगर आपने कुछ भी बनाना तो उसमें आप यूज कर सकते हो। पर्यावरण से जुड़े हुए काफी लाभ भी मिलते हैं हमें इसके अंदर। तो अच्छा है, मतलब काफी इसके बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन नुकसान भी है, मैं नुकसान भी बताऊंगी मैं आपको। और वाटर कंजप्शन भी कम होती है, और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी इससे। और आप कहो कि अगर जो हमारे डंप है, ओवरबर्डन डंप है, वहां पर आपको उनको मुक्त किया जा सकता है, और जो सैंड की रिकवरी करनी होती है वो भी इजी हो जाती है। और कोल कंपनीज जो है इसको बेच करके अपना रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। कमर्शियल यूज के अलावा आप इसको काफी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी काफी एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया है, और आगे जो हम कहते हैं ना कि हमें खुदाइयों में सस्टेनेबल रहना है, वो हम इजी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक, लेकिन ये है कि भाई इसके लिए भी बहुत ज्यादा इलीगल नहीं होना चाहिए। सैंड की जो माइनिंग कर रहे हो उसके लिए भी इलीगल अगर है तो फायदा नहीं है, देखो बिल्कुल भी। अगर इलीगल यहाँ पे होता है तो उसके लिए मैं तो ये कहूंगी कि सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगानी चाहिए, क्योंकि फायदेमंद चीज होती है तो उसका इलीगल इस्तेमाल करना पहले आ जाता है। तो ये है कि भाई अब लोगों को भी इन्वॉल्व करो, सॉल्यूशंस नए नए लेकर के आओ, नए नए सॉल्यूशंस लेकर आओ, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस का यूज करो, ड्रोन्स का इस्तेमाल करो, ताकि जो भी ये ना इलीगल काम करते हैं ना उनको आप स्टॉप कर सको, है ना। जैसे मैं अभी बताऊं आपको, 2020 का यूपीएससी का जो पेपर था, उसमें यूपीएससी ने पता है क्या सवाल किया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ मैं आपको, है ना, इधर खाली स्पेस है ना, यहाँ लिख रही हूँ मैं आपको।
क्वेश्चन आया था कि भारत में जो है मेजर मिनरल्स कौन से, अभी मैंने बताया ना माइनर था वो, तो ये मेजर मिनरल कौन से, पता है ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन बड़े अजीब से थे। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायानाइट और सिलीमेनाइट। इनमें से कौन से मेजर मिनरल हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों मेजर मिनरल्स हैं, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेटाइट। आप इसको लिख लीजिए। भारत में मेजर मिनरल्स की जो कैटेगरी आती है, मैं ये नहीं कह रही कि मेजर मिनरल की कैटेगरी वैसी वाली, ठीक है, वो वाली नहीं, ये मतलब मेजर मिनरल तो बहुत सारे हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं कि एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड नाम यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो आपको याद करने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये यही सवाल जो है यूपीएससी पूछ चुकी है, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। और अगर मैं आपको ये बताऊं, बेंटोनाइट ये नहीं है, बाकी सब है। और आप, मैं कहूंगी थोड़े माइनर मिनरल्स के बारे में भी लर्न कर लो, माइनर मिनरल्स जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। बेंटोनाइट माइनर मिनरल में से माना माना जाता है, ठीक है, तो ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल हमारा न्यूक्लियर के ऊपर है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर, न्यूक्लियर एनर्जी। अभी जापान ने यहाँ पर रिसेंटली ही जो है अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी यहाँ पर अपनाई है। उन्होंने यहाँ पर जो है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद यहाँ पर काफी सारे चेंजेस करे। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर कहाँ पे आया था? 2011 में जापान में आया था। जापान में जो एक वहां का पावर प्लांट है जो कि ओकुमा में है, वहां पे हुआ था, क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक आया था और फिर उसके बाद सुनामी आ गई। वहां पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था 11 मार्च 2011, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वहां हुई थी। अब क्या है कि भाई न्यूक्लियर आप जानते हैं काफी अच्छा एक स्रोत है हमारे लिए, जो कि दो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, एनर्जी उसमें जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो। तो क्या है ना कि इन सब चीजों को तहत दिमाग में रखते हुए भारत ने भी अपना तैयार किया, क्योंकि अब जापान का हुआ है तो हम भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास जो है 8 रिएक्टर और तैयार कर रहे हैं, जिसकी और गीगावाट की कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात कर रही है। और यहाँ पर एनपीसीआईएल जो है वो भारत का सारा कुछ ये देखती है, भारत परमाणु ऊर्जा निगम, एनपीसीआईएल कहते हैं इसको, ये पूरा यहाँ पे चेक करते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारा चेक करती है। किस डिपार्टमेंट में आती है? एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में। भारत में अगर मैं बात करूं तो 7 अभी ऑपरेशनल है। मैं अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात नहीं कर रही, मैं पावर प्लांट की बात कर रही हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं, भारत में अभी जो है न्यूक्लियर पावर भारत का 5th नंबर में आता है, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, सारे इसके लिख लीजिए आप। भारत जो है 5th नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सबसे पहले हम कोयले से जनरेट करते हैं, फिर हम गैस से, फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, पानी से, फिर हम विंड से करते हैं, और फिर हम न्यूक्लियर से करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम काफी ज्यादा इसको इम्प्रूव करें, हम इसको 8,000 मेगावाट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत यहाँ पर तैयार भी कर रहा है नई नई चीजों में। उतना हमारे पास है नहीं अभी, जितना हम सोचते हैं चाहिए ना, अभी उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि थोरियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए, भारत में उतने हैं नहीं। तो अब सरकार जो है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो 7 हमारे अभी वर्किंग में है। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में, रिएक्टर की बात नहीं कर रही, रिएक्टर तो और ज्यादा है, मैं पावर प्लांट की बात कर रही हूँ। तो 7 पावर प्लांट्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले बना था तारापुर में। तारापुर में कहा? महाराष्ट्र में। इसका जो कैपेसिटी है वो 1400 मेगावाट की है। उसके बाद आपका यूपी में है। यूपी में कौन सा है भाई? यूपी में लिख लीजिए नाम, नारोरा, ठीक है, नारोरा है यूपी के अंदर, जिसकी पावर कैपेसिटी है 440 मेगावाट। तीसरा, यूपी से नीचे की तरफ आएंगे, राजस्थान में है। राजस्थान में रावत भाटा में है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 1080 मेगावाट की है। और राजस्थान के बाद आप आइए नीचे की तरफ, गुजरात। गुजरात में कहाँ पे है? काकरापारा, काकरापारा, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे इसको? गुजरात में खाखरा खाते हैं ना बहुत ज्यादा, वहां का फेवरेट आइटम है, तो खाखरा से याद कर लो, काकरा ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इसकी भी कैपेसिटी 1140 मेगावाट की है। और फिर उसके बाद
मैं पूरे सातों के नाम आपको लिखवा देती हूँ, नोट करते जाओ, सारी चीजें जिसको आती है वो सुनता जाए यहाँ पर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर गुजरात के जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो आपको मुंबई मिलता है, महाराष्ट्र मैंने लिखवा दिया, तारापुर लिख लीजिएगा, ये सबसे पुराना है। और फिफ्थ नंबर पे आप और लिखो, गुजरात के इसमें आओगे महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में, कर्नाटका में क्या नाम है, कैगा। और वो कैगा जो है यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, 880 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद इसके कर्नाटका के बाद यहाँ पर जस्ट नीचे की तरफ आओगे तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में दो है, तमिलनाडु में दो कौन कौन से हैं? एक तो है कुड़नकुलम, कुड़नकुलम, और एक है कलपक्कम, कलपक्कम चेन्नई के अंदर है। कुड़नकुलम जो है इसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है 2000 मेगावाट, और कलपक्कम की 440। तो क्वेश्चन आता है किसकी सबसे ज्यादा है, आपका आंसर रहेगा कुड़नकुलम। बाकी और भी जगह है, ठीक है, ये मेन पावर प्लांट है, आपसे पावर प्लांट ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी सवाल कर चुकी है पावर प्लांट्स के ऊपर, कि कहाँ पर मिलते हैं, किस जगह पर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ये आपसे सवाल सीधा करा जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर भी आप रीड करेंगे, मैंने यहाँ पर भी अपना वैसे इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि कुड़नकुलम जो है वो सबसे बड़ा है, और क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, और क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो अगेन क्या हो जाएगा आंसर, कुड़न। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पद्मा अवार्ड रिसेंटली दिए गए, आई यू ऑल नो पद्मा अवार्ड जो है अभी अभी हमारे जो 26 जनवरी हुई है उसमें हमारे पद्मा अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं, अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। तो पद्मा अवार्ड में अगर मैं बात करूं तो ये अवार्ड 1954 में दिए गए हैं, सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स वन ऑफ दी हैं, सब भारत रत्न सबसे बड़ा है। तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और इन सब में से सबसे ऊपर जो है ये पूछ रहा है कौन कौन से हैं, देखो इन सब में से सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, फिर वो पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री। ठीक है, आप उसको पता है कैसे याद रख सकते हो, पद्मा तो कॉमन ही है सब में, पहले विभूषण फिर भूषण और फिर श्री, है ना। तो देखो भाई मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैंने पता है कैसे याद रख रखा है, मैं आपको अपना तरीका बता देती हूँ। विभूषण में सबसे ज्यादा शब्द है तो ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके बाद भूषण में उससे कम शब्द है तो ये सेकंड नंबर पे आ गया, श्री में कम से तीन चार ही शब्द आते हैं तो ये सबसे छोटा हो गया। तो मैंने ऐसे याद किया हुआ था, और अब तक है मुझे जो है पढ़ा पढ़ा के काफी याद हो गई अब तो ये, लेकिन अब ऐसे मैंने याद किया था, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही याद कर लो, इजी है ना तरीका, ठीक है ना, ऐसे पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये आप याद रखना, इसमें डी आंसर हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है बिल्कुल ही, क्वेश्चन है निधि आपके निकट, निधि आपके निकट, ईपीएफओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा, अभी रिसेंटली 4 दिन पहले की न्यूज है जो स्टार्ट किया गया है, निधि आपके निकट प्रोग्राम। ये ई प्रोग्राम है जो कि 27 जनवरी को लॉन्च किया गया था आरती आहूजा द्वारा। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज जो आपकी जो शिकायतें होती हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, ईपीएफओ का पोर्टल है जो कि बिल्कुल आपका प्रायोरिटी पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ये 27 तारीख को शुरू होगा, और 27 तक इसको जो है पूरी सारी निधि आपके निकट के तहत स्टार्ट किया जाएगा। अभी ये प्रोग्राम 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया जा चुका है, डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम जिलों में इसको स्टार्ट किया जा चुका है, ताकि लोगों को समझ में आए और वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ईपीएफओ के माध्यम से यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। ईपीएफओ ने स्टार्ट करा है, अगर आपकी पेंशन की कोई समस्या है या कोई भी XYZ आपकी समस्या आती है तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, निधि आपके निकट प्रोग्राम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सीधा सवाल किए जा सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप सब लोगों को लेक्चर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो जो मेरा लेक्चर सुनता है, कंप्लीट करता है, वो बताए यहाँ पर कि आपको पूरा लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया है, क्या समझ में आया है, क्या क्या चीजें इसमें क्लियर हुई हैं। लिखिए, समझिए और इसको पूरा एक तैयार कीजिए,
ठीक है, अपने नोट्स तैयार करो। मैं हमेशा बताती हूँ नोट्स को कैसे तैयार करना है। इन नोट्स को सब लोगों ने प्रिपेयर करना है। एग्जाम आपका आ रहा है, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है सारे फैक्ट्स। तो प्लीज एवरीवन स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज नोट्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज फैक्ट्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर टू यू एवरीवन? तो ये अपना कंप्लीट कर लो। मैं इसके बाद आप लोगों से और लेक्चर्स में और चीजें भी कवर अप करते हुए मिलेंगे। मिलते हैं आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।